अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जो आज का लेक्चर है इसके अंदर हम क्लास बी, क्लास ए बी, क्लास सी पावर एम्पलीफायर्स को स्टडी करेंगे और आगे थोड़ा सा चलते हुए ओप एम्प्स का भी आपको मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स का। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत लास्ट टाइम बताया गया था आपको कि पुश पुल और कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री एम्पलीफायर जो है वो इसको कहा जाता है क्लास बी पावर एम्पलीफायर को। तो इस केस में क्या होता है कि अगर आपके पास यहाँ पे जो वोल्टेज है वो आपके पास वी आई इज लेस देन 0.5 वोल्ट और इज ग्रेटर देन -0.5 वोल्ट। ठीक है, तो अगर ये इस रेंज के अंदर होगा तो इनिशियली आप अगर देखें तो आपके पास जब दोनों ट्रांजिस्टर्स ऑफ हैं तो इधर से कोई भी आपके पास जो है करंट जीरो गुजर रहा है। जब इधर से कोई करंट नहीं आपके पास गुजर रहा है तो यहाँ पे 0 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो ऑन करने के लिए आपको इस पॉइंट के ऊपर इस नोड के मुकाबले में अगर आपने जो है इसको ऑन करना है तो आपके पास वोल्टेज होनी चाहिए एटलीस्ट मैं बता रहा हूँ कि 0.5 वोल्ट आनी चाहिए। 0.7 वोल्ट पे चलता है लेकिन 0.5 वोल्ट तक आनी चाहिए। तो अगर इनपुट आपके पास 0.5 वोल्ट से कम है तो ये ऑन नहीं होगा, पर जैसे ही ये 0.5 वोल्ट पर पहुंचेगा तो आपके पास ये ऑन हो जाएगा और जो ये वोल्टेज है वी आई इट विल बी पुश्ड ऑन टू द आउटपुट। जैसे ही ये पुश होगी तो यहाँ पे ये जीरो से ख़त्म हो जाएगा सारा कुछ और ये ऑन होके इधर वोल्टेज आ जाएगी वी आई माइनस वी बी ई एन। ठीक है, तो ये जितना भी इसके क्रॉस आपको 0.5 है 0.7 वोल्ट है तो उसके ऊपर जो है ये वाला नोड आपके पास फिक्स हो जाएगा। तो जो भी वोल्टेज होगी वो पुश होके यहाँ पे आने लग जाएगी आपके पास। ठीक है, एक दफ़ा 0.5 वोल्ट से ज़्यादा होता है। इसी तरीके से हम सेकंड केस में अगर देखते हैं तो ऑन आपके पास हुआ, लेट से इस तरह की वेव फॉर्म आई इनपुट के ऊपर, आउटपुट पे भी इसी तरह की वेव फॉर्म आएगी। फिर वोल्टेज जीरो के जैसे 0.5 वोल्ट से कम हुई तो ये ऑफ हो गया और आपके पास दोबारा यहाँ पे करंट जीरो हो गया। ठीक है, तो आपने जो है पहले बढ़ाया 0.5 वोल्ट के बाद इंक्रीज करते करते दोबारा जैसे ही साइनोसॉइड का आप 180 डिग्री फेज के करीब आए जीरो के बराबर तो ये ऑफ हो गया। ठीक है, तो इस केस में करंट जीरो था, दोबारा इधर 0 वोल्ट आ गया आउटपुट पे। अब ये 0 वोल्ट जो है ये आपके पास रहेगा, नेगेटिव साइन यहाँ पे वोल्टेज चेंज हो रही होगी, लेकिन जब तक कि वी आई आपके पास -0.5 से कम नहीं होता। जैसे ही ये -0.5 से कम होगा, लेट से यहाँ पे मैं कर देता हूँ -0.6 वोल्ट्स आता है। तो इस केस में क्या होगा कि जैसे 0.5 से ज़्यादा होगा तो ये ऑन होना शुरू हो जाएगा और ऑन होने के केस में क्या है कि इसके क्रॉस लेट से बिल्कुल मार्जिनल केस के अंदर 0.5 वोल्ट्स ड्रॉप हो रहे हैं और 0.5 वोल्ट्स ड्रॉप होने के ऊपर ये इधर से एक करंट आपके पास फ्लो करेगा। वो करंट इधर से होता हुआ आपके पास इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो क्योंकि ये पी टाइप है तो इसमें मीटर टू बेस करंट ने मूव करना है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे अगर ये -0.6 वोल्ट था तो -0.6 प्लस 0.5 ये -0.1 वोल्ट आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। तो दूसरे अल्फाज में आउटपुट आपके पास नेगेटिव साइकिल में इस तरह से आ रही होगी और इस ट्रांजिस्टर पीएनपी की वजह से। तो इन जनरल अगर हम देखते हैं और ये हमारे पास लेट से इधर जो वैल्यू है आपके पास वो वी आई है जेनेरिक केस के अंदर, तो ये 0.5 या 0.7 या जो भी इधर वी बी ई पी होगा वो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आउटपुट आपके पास आ जाएगी वी आई वी आई प्लस वी ई बी पी। ठीक है, तो ये आपके पास 0.7 वोल्ट तकरीबन है, ये -1 -2 -5 -6 इस तरह करके चलता रहेगा।
और इन दोनों के बीच में, तो ये एक आप पुल कर रहे हैं इसको, ठीक है, कि द आउटपुट इज बीइंग पुल्ड डाउन टू वी आई। इस केस में द आउटपुट इज बीइंग पुश्ड अप टू वी आई, क्योंकि ये पुश करके आप इंक्रीज, इसलिए इसको पुश पुल एम्पलीफायर कहते हैं। अच्छा, अब इन दोनों के केस के अंदर जब ये 0.5 वोल्ट से -0.5 वोल्ट के बीच में आउटपुट होगी, ठीक है, उस केस में क्या होगा, उस केस में जैसे आपको पहले बताया था कि कोई भी इनमें से ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा। जब दोनों ट्रांजिस्टर्स ऑफ हैं तो इनके ऑफ होने की वजह से कलर में इसको डिफरेंट कर दूं, ठीक है, दोनों के ऑफ होने की वजह से आपके पास इधर करंट जो है वो 0 एम्पेयर फ्लो कर रहा है, 0 वोल्ट इधर आ रहे हैं, तो ये आपके पास ये केस हो गया। इस तरीके से आपके पास आउटपुट आ रही है, जबकि जो इनपुट होगी, इनपुट आपके पास इस तरह करके आ रही होगी। इसमें मैं ये थोड़ा सा इधर से क्लियर कर दूं, ये ज़्यादा सही नहीं बना। ठीक है, ये ब्लैक वाला जो है ये वी इनपुट है, और ये जो ग्रीन है ये वी आउटपुट है जब एन कंडक्ट कर रहा है, और ये वी आउटपुट है जब पी कंडक्ट कर रहा है। तो आउटपुट आपके पास इस तरीके से नज़र आएगी, और इनपुट जो है जब तक इनपुट 0.5 वोल्ट से ज़्यादा बढ़ेगी नहीं तब तक आउटपुट ज़ीरो रहेगी। फिर दोबारा ये इनपुट बढ़ती गई, ये सेचुरेशन नहीं है। उसके बाद जो है जब यहाँ पे आप दोबारा 0.7 वोल्ट से 0.5 वोल्ट से कम होंगे तो आउटपुट जीरो हो जाएगी, क्योंकि दोनों कंडक्ट नहीं कर रहे जब तक कि ये -0.5 से कम नहीं होती। जैसे ये कम होगी दोबारा यहाँ पे कंडक्शन स्टार्ट। इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपने जो है डायोड्स के केस में आपने ये पढ़ा हुआ है। बेसिक जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला कोर्स था वहाँ पे डायोड्स के साथ ऐसे सर्किट्स देखे होंगे, लेकिन अब ये डायोड्स की बजाय ट्रांजिस्टर्स के साथ हम इनको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, दूसरा इसको कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री एम्पलीफायर इसलिए कहते हैं कि एक तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एन और पी टाइप, जो दो आपके पास पी एन पी और एन पी एन कॉन्फ़िगरेशंस हैं बीजेटी की, वो दोनों मौजूद है कॉम्प्लीमेंट्री। और अगर सेंटर के अबाउट देखें तो ये सिमेट्रिक सर्किट है, और आउटपुट भी सिमेट्रिक आपके पास आती है अराउंड 0। तो ये इसलिए इसको जो है कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री एम्पलीफायर भी कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे यही इनपुट आउटपुट के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन यहाँ पे किया गया है कि +0.5 और -0.5 के बीच में जब इनपुट है, इस लाइन के ऊपर ना इनपुट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है 0.5, 0.3, 1, 2, 300 तक, जहाँ तक जाना है इधर आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमें क्या बता रहा है कि जी 0.5 से कम जब इनपुट होगी और -0.5 से ज़्यादा होगी, तो इस रेंज में आपके पास जो आउटपुट है, जिसको हमने मेरे ख्याल में येलो कलर या कौन सा यूज़ किया था, आउटपुट 0 है इधर। ठीक है, ये आउटपुट है, जितना ऊपर जाएंगे उतनी ज़्यादा वैल्यू है, जितना नीचे जाएंगे उतनी कम है, तो 0 वोल्ट पे है। और जैसे ही आप फिर इससे आगे निकलते हैं तो फिर आपके पास 1-on-1 लीनियर रिलेशनशिप मूव करता है स्लोप का। इसी तरह नेगेटिव साइड के ऊपर भी है। मैक्सिमम और मिनिमम जो है, आप अगर लिमिट्स देखते हैं इनपुट साइड के ऊपर, पहले आउटपुट साइड पे देखते हैं। आउटपुट साइड पे मैक्सिमम स्विंग क्या हो सकता है, तो ये वी आउटपुट है, ये वीसीसी है, इसके बीच में आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि ये प्लस माइनस वी सी ई एन सेचुरेशन। ठीक है, तो आउटपुट मैक्सिमम जा सकती है इस ये पॉइंट माइनस वी सी ई सेचुरेशन। इसी तरह जो नेगेटिव साइड के ऊपर है वो आपके पास वी सी ई, बल्कि ये ई सी है, ई सी पी सेचुरेशन। तो आप जो है वो मैक्सिमम उस पॉइंट तक जा सकते हैं, माइनस वीसीसी प्लस ये आपके पास आ जाएगा। जो इसी तरीके से हमारे पास इनपुट साइड के ऊपर हमने देखना है, ठीक है, कि इनपुट मैक्सिमम कहाँ पे जा सकती है। तो इनपुट जो आपने अप्लाई करनी है वो मैक्सिमम आपके पास हो सकती है, ये है VBE1, VBE
एन, ठीक है। तो आपके पास होगा वी आई माइनस वी बी ई एन प्लस वी सी ई एन सेचुरेशन इज इक्वल टू वी सी सी। ठीक है, तो ये रिलेशन अगर मैंने लिखना हो तो ये मेरे पास आ जाएगा। दूसरे अल्फाज में अगर मैंने करना हो वी सी सी माइनस वी आई, इन दो पॉइंट्स के दरमियान में देखने, वी आई इज इक्वल टू वी सी ई, मैं एन सेट ये नहीं पूरा लिख रहा, ये कॉम्प्लेक्स क्यों हो जाता है। ये हो गया आपके पास, और फिर आगे ये माइनस साइन आ गया क्योंकि ऑपोजिट पोलैरिटी के अंदर जाना है वी बी ई के। ठीक है, बेसिकली आप यही एक तरह की ना पोलैरिटी निकाल रहे हैं, कलेक्टर टू बेस आप निकाल रहे हैं। तो ये जब आप बीसीई में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे ये आपके पास है वी आई मैक्स। ठीक है, दूसरे अल्फाज में वी आई मैक्स आपके पास आ जाएगा वी सी सी माइनस वी सी ई प्लस वी बी ई। ठीक है, ये वी सी सी जितना भी होगा, ये वी सी ई आमतौर पे ये जो सेचुरेशन के केस में है, तो ये आपके पास आ जाएगा -0.2 या 0.3 तकरीबन, प्लस 0.7, तो वी सी सी ये पोलैरिटी मैंने ऑपोजिट कर दी है, माइनस वी सी ई प्लस 0.7। ठीक है, तो ये एक रेंज आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे ये शायद पोलैरिटी का ऑपोजिट किया हुआ था, ये प्लस है और ये वाली टर्म आपके पास नेगेटिव आनी है। तो ये इस रेंज के अंदर जो है आपके पास वी सी सी -0.4 तक तकरीबन ये वैल्यू आ जाएगी। इनको ना अगले स्लाइड के ऊपर उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है। तो हमारे पास जो है जैसे कि यहाँ पे है, जो इनपुट के ऊपर मैक्सिमम आप जा सकते हैं वी सी सी माइनस वी सी ई एन सेचुरेशन प्लस वी बी ई एन। मेरे ख्याल में मैंने ओरिजिनल ही ठीक लिखा था उधर। तो ये हमारे पास इनपुट की मैक्सिमम वैल्यू है। ये आपके पास जो है 0.2 है, ये प्लस 0.4 है, तो वीसीसी से ज़्यादा वैल्यू आप इनपुट पे प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से ऑपोजिट साइड के ऊपर आप जाते हैं तो वहाँ पे भी आपके पास सिमेट्रिक उसी तरह से रहेगा। यहाँ पे वीसीसी माइनस वी सी ई एन सेचुरेशन था, इधर माइनस वी सी सी प्लस वी ई सी पी सेचुरेशन आ जाएगा। और इसी तरह ये माइनस वी सी सी प्लस वी ई सी पी सेट माइनस वी ई बी पी, तो ये उसी के ऑपोजिट पी टाइप की पोलैरिटीज के साथ आपके पास सेंटर पॉइंट के अबाउट देखें तो ये सिमेट्रिक बिहेवियर है फ्लिप वर्जन के अंदर। तो ये इस तरीके से आपके पास जो है क्लास बी पावर एम्पलीफायर जो है ये बिहेव करता है। ठीक है, तो इस पूरे वेव फॉर्म में अगर हम देखें कि इनपुट अगर हम बिल्कुल एक स्मूथ साइनोसॉइड अप्लाई करेंगे तो बीच में इतने हिस्से के ऊपर आपके पास आउटपुट नहीं आएगी, जब इनपुट 0.5 और -0.5 के बीच में है, क्योंकि कोई भी जो है ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होता। तो आउटपुट जैसे इनिशियली आपको बताया भी गया था कि एक इस तरह की आपके पास डिस्टोर्शन आएगी, कुछ देर आउटपुट जो है जीरो रहेगी। ठीक है, जो ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं, ये जो डेड बैंड हमारे पास आता है, तो डेड हिस्सा, इसको कहते हैं क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन। ठीक है, और ये एक तरह की नेगेटिव चीज़ है। अगर हमारे पास ये आवाज़ का सिग्नल है तो आउटपुट के ऊपर अगर ये कुछ देर तक ज़ीरो रहेगा तो आवाज़ में डिस्टोर्शन पैदा होगी। तो ये इतना कोई आइडियल चीज़ नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो लेकिन इस तरह की हमारे पास आउटपुट नॉनदलेस आएगी। अच्छा, अब हमारे पास जो है ये आगे पावर सप्लाई के क्रॉस कितनी आ रही है पावर्स, ये ज़रा पावर्स को हम एनालाइज करते हैं। मैं यहाँ आपको जो है वेव फॉर्म्स इसकी बना के दिखा देता हूँ। तो अब हमारे पास क्या मामला है, यहाँ पे मैं वोल्टेज स्केच कर देता हूँ। ठीक है, तीन हमारे पास कंपोनेंट हैं, उन तीनों कंपोनेंट्स के अबाउट कर देते हैं। और जो अगली साइड है यहाँ पे मैं करंट्स को स्केच कर देता हूँ। अच्छा जी, तो आपके पास जो है
ये वाला जो हमारे पास चीज़ है इसको हम कह देते हैं क्यू एन है। ये हमारे पास क्यू पी के केस में है और ये हमारे पास जो है ये लोड के केस में है। ठीक है, ये वाली जो साइड्स है ये वोल्टेज की है, ये वाली साइड जो है हमारे पास करंट की है। बास केसेस में हमें एग्जैक्ट वोल्टेज की वेवफॉर्म का आइडिया नहीं हो सकता, तो वहां पे मैं ये स्केच नहीं करूंगा। तो इसको स्टार्ट हम करते हैं। अब हमारे पास सबसे आसान चीज़ क्या है कि जी हमें पता है कि आउटपुट तकरीबन, हम इधर इग्नोर कर रहे हैं क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन को, तो जो वोल्टेज है लोड के क्रॉस वो हमारे पास एक साइनोसॉइड आ रहा है और इसी के साथ इन फेज हमारे पास करंट आ रहा है। ठीक है, तो लोड के क्रॉस जो पावर होगी वो हमारे पास उसी तरह जो पीक हमारे पास आउटपुट की आएगी डिवाइडेड बाय 2 वी आउटपुट होल स्क्वायर बाय 2 आर एल। यहाँ पे जो है आर एम एस ये वोल्टेज है, वी आउटपुट पीक डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 था, उसका स्क्वायर लिया तो ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर जो है आपके पास 2 आ गया, तो ये आपके पास पावर आ गई आर एम एस। एवरेज पावर किसी एक पॉइंट पे आपने निकालनी हो तो वो भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल इंटायर वेव फॉर्म के अंदर डीसी पावर कोई भी नहीं है, सारे के सारा जो है आउटपुट जो है वो एक प्योर एसी सिग्नल है, तो डीसी पावर डिसिपेशन कोई नहीं है। इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है कि जो ये एन टाइप ट्रांजिस्टर है ये वाला, इसमें से करंट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ तब फ्लो करेगा जब आपके पास लोड की पॉजिटिव पीक आ रही है, और बाकी जब नेगेटिव पीक आ रही है तो वहां पे आपके पास ये ऑफ रहेगा। ठीक है, ये ऑफ क्यों रहेगा? क्योंकि आपके पास नेगेटिव वोल्टेज है ये वाला ऑन नहीं होता। और जो ये पी वाला आपके पास है इसमें अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम करंट देखें, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास इस केस में करंट फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, तो आधा करंट इधर से फ्लो करेगा और आधा करंट इधर से फ्लो करेगा। और ये करंट क्या है? ये करंट आपके पास है वी आउटपुट का पीक, वी आउटपुट पीक ओवर इसकी जो पीक वैल्यू है वो हमारे पास होगी ये, इसको मैं लिख लेता हूं आई आउटपुट की पीक। ठीक है, तो पीक वैल्यू जो करंट की है ये एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर इन दोनों के, वो हमारे पास इसके बराबर है, वी आउटपुट पीक ओवर आर एल। ठीक है, कि ये इसके ऊपर वोल्टेज की जो पीक है उसको रेजिस्टर से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गई। यहाँ पे भी हमारे पास इसी तरह ये उसी के बराबर है, और यहाँ पे हमारे पास जो पीक है वो ये वोल्टेज की पीक के बराबर है। ठीक है, अब जो रिमेनिंग हमारे पास चीज है कि जी इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी आ रही होगी। ठीक है, तो वो हमारे पास जो है एक रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स सा रिलेशन आएगा कुछ इस तरह करके। ठीक है, इस तरह करके, और यहाँ से आगे ये एक तरह का ना कांस्टेंट रहेगा। इसको तो ये क्या अजीब सा रिलेशन है? ये रिलेशन हमें बता रहा है कि जब हमारे पास ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा तो उस केस में इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस वोल्टेज जो है वो तकरीबन हमारे पास बढ़ के इस तरह से आएगी। ठीक है, और जो दूसरे वाला है इस केस के अंदर हमारे पास वोल्टेज होगी इस तरह से करके। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसी तरह करके ये आ रहा है, ये तकरीबन उसी तरह की वेवफॉर्म आ गई जिस तरह की हमारे पास पहले आई थी क्लास ए एम्पलीफायर में। ठीक है, लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि हमारे पास आधे केस के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, मतलब कि ये जितना हिस्सा है यहाँ पे हमारे पास कोई करंट नहीं है, और इस केस में जो ये वाला हमारे पास हिस्सा है इधर हमारे पास कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये फिर इस चीज़ को यूज़ करते हुए कि ये इतनी देर तक हमारे पास इस तरह की वेवफॉर्म आ रही है, उसको इस्तेमाल करते हुए हमें जो है सिग्नल अपने जो है रिजल्ट्स और जो चीज़ें पूछी जाएंगी उनको वैल्यूएट करने। तो हमें ये तो पता चल गया कि जी
लोड के क्रॉस सिंपल है, लेकिन जो बाकी दोनों ट्रांजिस्टर्स हैं उनके क्रॉस थोड़ी ज़रा डिफरेंट किस्म की वेवफॉर्म्स आ रही हैं। तो ये एग्जांपल जब जैसे ही आएगी उसके अंदर हम इसको देख लेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या किया गया है, जब हमने सप्लाई से के अक्रॉस जब हमसे पूछा गया है कि जी हम पॉजिटिव जो सप्लाई है उसमें से कितनी पावर लेते हैं पॉजिटिव सप्लाई से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास रिलेटिवली ये चीज़ मालूम करना आसान है, क्योंकि जो सप्लाई से पावर आनी है वो आपके पास ग्राउंड तक जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से जो एक करंट फ्लो कर रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के दरमियान में, वोल्टेज इस पॉइंट से ग्राउंड तक कितनी है ये खाली तब की बात कर रहे हैं जब एन ऑन है, उस केस में ये ऑफ है। तो करंट हमारे पास कितना है, करंट हमारे पास जो है एक साइनोसॉइडल आ रहा था जिसकी पीक वैल्यू थी इज इक्वल टू वी आउटपुट पीक ओवर आर एल, और इसके अक्रॉस टोटल वोल्टेज कितनी है, ये तो डीसी सप्लाई लगी है, ग्राउंड है, तो ये हमेशा हमारे पास वीसीसी रहेगा। पर अब इशू क्या है कि ये जो करंट हमारे पास आ रहा है ये हमारे पास आ रहा है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हाफ तक, और बाकी नेगेटिव हाफ तक करंट हमारे पास जीरो है। तो जब हमने टोटल सप्लाई से करंट निकालना है तो हमें इसका एवरेज वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है। एवरेज ये आपने रेक्टिफिकेशन का जो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना पढ़ा होगा कि जब हाफ वेव रेक्टिफिकेशन आप करते हैं तो आपके पास डीसी वैल्यू क्या आती है या एवरेज वैल्यू। तो करंट की हमारे पास जो है एवरेज वैल्यू जो है पॉजिटिव सप्लाई से वो हमारे पास आ जाएगी, वो होता है पीक डिवाइडेड बाय पाई, वी आउटपुट ओवर पाई आर एल। और जब आपने पावर निकालनी है तो पावर के केस में आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है वोल्टेज से जो कि है वीसीसी, वीसीसी वी आउटपुट ओवर पाई आर एल, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी पॉजिटिव से। इसी तरह जब नेगेटिव केस होगा, ठीक है, ये वैल्यू आप याद रखें, ये दोबारा उधर हमारे पास यूज होगी। जब नेगेटिव केस होगा तो ये वाला ऑन नहीं है, यहां से करंट आपके पास जो है इधर को फ्लो कर रहा है, और जो टोटल आप देखेंगे कि ये माइनस वीसीसी है, ये ग्राउंड है। तो आपके पास ग्राउंड से इधर तक जब मूव करते हैं इस सप्लाई की तरफ तो करंट कितना होगा, करंट आपके पास होगा ये जो नेगेटिव आपके पास साइड के ऊपर ड्यूरेशन में इधर से करंट आ रहा था, ठीक है। लेकिन इसका ये नेगेटिव जो वोल्टेज है और करंट की डायरेक्शन भी सप्लाई से देखा जाए तो नेगेटिव ही आती है, टोटल ये पावर पॉजिटिव ही आपके पास आएगी सप्लाई से जो प्रोवाइड की गई है। तो इस केस में भी उसी तरह से पीक आपके पास है, पीक करंट की वैल्यू भी वही आएगी, वोल्टेज टोटल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वीसीसी है, करंट टोटल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपके पास जो है वी आउटपुट पीक डिवाइडेड बाय आर एल है, और एवरेज जब उसकी निकालेंगे तो पाई से डिवाइड कर देंगे। तो जब ये सारा रिलेशन आप यूज करते हैं तो आपके पास ये आ जाता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई से ये करंट है और ये उसके क्रॉस वोल्टेज है, तो ये आपने इतनी पावर जो है एब्जॉर्ब की। और टोटल अगर आपने निकालनी है दोनों सप्लाईज के बीच में तो वो ये दोनों करंट जो हैं ये आपको सप्लाईज की जो पावर लॉसेज हैं प्रोवाइडेड पावर है ये ऐड करनी पड़ेगी। तो 2 वी आउटपुट हैट ओवर पाई आर एल टाइम्स वीसीसी, इन दोनों को ऐड करके आ गया। लोड के क्रॉस हमें वैसे ही सिंपल पता है वी आउटपुट होल स्क्वायर ओवर 2 RL, ठीक है। तो ये हमारे पास लोड के क्रॉस पावर आ गई। और अगर हमने एफिशिएंसी निकालनी है तो लोड के क्रॉस पावर डिवाइडेड बाय सप्लाइड पावर अगर हम यहाँ पे करते हैं तो इस केस में वी आउटपुट का ये जो स्क्वायर वाली टर्म है ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगी इससे, और एल की जो टर्म है वो हमारे पास इससे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और बाकी हमारे पास और कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है। इसमें डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में पाई था ये ऊपर आ गया, पाई बाय 4 वी आउटपुट पीक ओवर वीसीसी। तो ये तो है जेनेरिक केस में जहाँ पे आपके पास जो है सप्लाई वोल्टेज के मुकाबले में जो आउटपुट वोल्टेज है वो कम है। और अगर आपने मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी एवेल्यूएट करनी है तो उस केस में आपके पास
जो सप्लाई वोल्टेजेस लगी हुई हैं, ठीक है, ये प्लस वीसीसी है, ये माइनस वीसीसी है। तो इस केस में जो आपके पास आउटपुट वोल्टेज है वो आपके पास ये जीरो लाइन है, तो ये बिल्कुल पीक को टच कर रही है, दोनों पीक्स को। उस केस में एफिशिएंसी 78.5% है। अगर आपके पास कोई सेपरेट केस है जिसके अंदर आउटपुट वोल्टेज जो है वो कम है, तो उस केस में एफिशिएंसी और कम होगी। आपने उन दोनों केसेस के अंदर एक्चुअली जो है वी आउटपुट की पीक वैल्यू को कंसिडर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है फिर ये रिलेशन इसका एक तरह का आ गया कि कितना हमने सप्लाई कर रहे हैं पावर और कितनी लोड की तरफ जा रही है। यहाँ पे नोट करें कि इसकी एफिशिएंसी है 78.5% और जो पिछला क्लास ए एम्पलीफायर था उसकी एफिशिएंसी सिर्फ 25% थी। वजह वजह हमारे पास ये है कि इधर हम एक तो डीसी में पावर कोई डिसिपेशन नहीं कर रहे। अगर इनपुट हमारे पास 0.5 माइनस 0.5 के बीच में है तो आउटपुट के ऊपर कोई वोल्टेज नहीं आ रही, तो डीसी डिसिपेशन हमने जीरो कर दी। दूसरा हमने क्या किया है, एक वक्त में एक ही ट्रांजिस्टर ऑन होता है हमारे पास, या पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला, जिसकी वजह से क्या होता है कि दूसरे ट्रांजिस्टर के क्रॉस पावर लॉसेस जीरो हो जाते हैं। तो ये सारे इफेक्ट्स की वजह से हमारे पास क्लास बी पावर एम्पलीफायर बेहतर परफॉर्म करता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है हमारे पास एग्जांपल एक इसकी देख लेते हैं। ये नंबर शायद मेरे ख्याल में नहीं, ये 11.2 ही है शायद, ये वेरीफाई कर लें कि एग्जांपल नंबर यही है। तो अच्छा, अब इट इज़ रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन, अब यहाँ पे ये पूरे डिज़ाइन लेवल की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन में एक्चुअल डिज़ाइन अब आपके पास आया। क्लास बी आउटपुट स्टेज चाहिए और डिलीवर करना है आपने एन एवरेज पावर ऑफ 20 वाट टू एन 8 ओहम लोड। जो लोड इधर लगा हुआ है ना, ये है 8 ओहम का और 20 वाट। अब याद रखें कि पिछले केस में जिस पावर के ऊपर क्लास ए में हम जो डील कर रहे थे तो वो बहुत कम पावर्स थी। क्लास ए में हम 1 या 2 वाट तक कर रहे थे क्योंकि सारी की सारी पावर तो इन्हीं ट्रांजिस्टर्स के क्रॉस डिसिपेट हो रही थी। पर यहाँ पे हमें जो है 20 वाट तक का लोड, ये आप आमतौर पे ना स्पीकर इसको समझ सकते हैं, स्पीकर्स 8 ओम और इतने वाट तक के होते हैं। ये एक अच्छा स्पीकर होगा जो कि 20 वाट है और उसकी रेजिस्टेंस जो है इनपुट वो खाली 8 ओम की है। अब आपने इसके लिए उन्होंने हमसे पूछा कि गया है कि जी 20 वाट का सारा कुछ है, तो हमने जो वी आउटपुट पीक होगी इसके क्रॉस, ठीक है, ये जो वैल्यू है ये वी आउटपुट पीक है, यहाँ पे माइनस वी आउटपुट पीक है। उसके मुकाबले में वो कह रहा है कि जो आपके पास सप्लाई वोल्टेज है वीसीसी जो आपके पास लगा है ना, वो 5 वोल्ट ज़्यादा होनी चाहिए, इज इक्वल टू वी आउटपुट हैट प्लस 5 वोल्ट। और इसी तरह जो निचली जो जगह है वहां पे आपके पास माइनस वीसीसी जो है वो भी वी आउट, दोनों साइड्स पे सिमेट्रिक चल रहा होता है। तो ये हम क्यों इस तरह से चाह रहे हैं कि ये 5 वोल्ट का फ़र्क क्यों रखना है, वो फ़र्क इसलिए रखना है कि हमारा जो है ना सैचुरेशन के हम करीब नहीं जाना चाह रहे। जब आप वी आउटपुट हैट आपके पास वीसीसी के करीब जाएगी तो तकरीबन ये ट्रांजिस्टर जो है सैचुरेशन के करीब होता है, और सैचुरेशन के केस में जो है आपके पास नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन आ जाती है और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन सर्किटरी और इस तरह की जो है आपने कुछ एडिशनल सर्किटरी आमतौर पे जो है यूज़ की जाती है, जो कि अगले सेक्शंस के अंदर आएगी, हम डायरेक्टली पढ़ेंगे नहीं उसको। लेकिन उसके लिए तकरीबन 5 वोल्ट का हमें ना ये कुशन चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए, ये नीचे वाला भी इस तरह से। तो इसलिए हमने ये फ़र्क रखना है। वो अब पूछ रहा है कि सप्लाई वोल्टेज एक्चुअली आपको इस क्लास बी पावर एम्पलीफायर की कितनी रखनी चाहिए। मतलब खाली लोड आपको बताया है और आपसे सीधा पूछ लिया कि जी सप्लाई वोल्टेज कितनी रखें। एडिशनल आपसे पूछा गया है कि पीक करंट कितना आप ड्रॉ करेंगे, टोटल सप्लाई पावर कितनी होगी, पावर कन्वर्जन एफिशिएंसी कितनी होगी, और मैक्सिमम पावर बताएं जो कि हर ट्रांजिस्टर ने डिसिपेट करनी है वो कितनी होगी। तो ये अच्छी खासी चीज़ें आपसे जो है पूछ ली गई हैं और आपको गिवन क्या है, सिर्फ 2 कंडीशंस, लोड आपको बता दिया और आपको कहा कि जी
सप्लाई हमें ऐसी चाहिए। तो ये कंप्लीट डिज़ाइन प्रॉब्लम है। ये इस तरह की चीज़ दी जाए, सर्किट ना भी हो, अब आपको क्लास बी का कंस्ट्रक्शन पता होनी चाहिए और उसके हिसाब से आप आगे मतलब काम कर सकें। अच्छा जी, तो अब हम इसमें कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पहली चीज़ हमारे पास कि अगर 20 वाट है और 8 ओम है, तो ये जो 20 वाट है ना, ये हमारे पास है आरएमएस पावर, ठीक है, जिसका मतलब है कि दिस इज इक्वल टू वी आउटपुट हैट होल स्क्वायर ओवर 2 आर एल। अब इधर हमें जो है 20 वाट पता है, 2 आर एल हमें पता है कि जी हमारे पास 8 ओम की है, 16 ये हो गया, और यहाँ पे आ गया आपके पास वी आउटपुट हैट होल स्क्वायर। तो 20 को 16 से आप मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और फिर अंडर रूट ले लें। तो ये जो नेक्स्ट वाला है इसमें सॉल्व किया गया है हमारे पास। तो ये पूरा करने के बाद तकरीबन 17.9 वोल्ट्स आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। तो वी आउटपुट हैट इज इक्वल टू 17.9 वोल्ट, जिसका मतलब है कि जो ये आउटपुट पे आपको मिल रही है, इसकी पीक आपके पास 17.9 वोल्ट्स पे है, 0.9 वोल्ट्स के ऊपर है, 17.9 वोल्ट्स पे। इसी तरह नीचे -17.9 होगा। अब जब ये आपके पास आ गया, ठीक है, तो उसने क्या 5 वोल्ट ऊपर रखना है आपने दूसरी सप्लाई। तो हम वीसीसी हमारे पास कितनी आएगी, इसको 18 तकरीबन आप समझ लें, ठीक है जी। तो 7 यहाँ चलें, 17.9 प्लस 5 इज इक्वल टू 22.9, 22.9 अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि जी 23 वोल्ट। तो जो सप्लाई है ये प्लस माइनस, ये ऊपर 23 है और नीचे -23 वोल्ट है। तो ये आपके पास जो है पूरा सप्लाई का आ गया। आगे चलते हैं, आगे हमसे क्या चीज़ पूछी गई थी सप्लाई के बाद, सप्लाई वोल्टेज आ गया, पीक करंट ड्रॉन फ्रॉम ईच सप्लाई, ठीक है। तो ये रिलेशन अभी हमने पूरा सॉल्व किया था कि पीक करंट कितना होता है। अब हर सप्लाई से जो पीक करंट है वो तकरीबन बराबर ही है आई आउटपुट। जो पीक होगा ना वो हमारे पास होगा वी आउटपुट हैट ओवर आर एल, मतलब कि जो ये टॉप मैक्सिमम जो वोल्टेज है वी आउटपुट हैट थी, उसको डिवाइड कर दें रेजिस्टेंस पे। वोल्टेज जो टॉप थी हमारे पास वो है 17.9 वोल्ट है, रेजिस्टेंस हमारे पास है 8 ओम। तो ये आ जाएगा तकरीबन 2 पॉइंट समथिंग 2.24 या इस तरह करके कुछ आ जाएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट के ऊपर किया हुआ है। 2.24 जो है यहाँ आपके पास एम्पेयर आ गया, जो कि करंट जो है पीक आप यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद हमारे से पूछा गया है फ्रॉम ईच सप्लाई द टोटल सप्लाई पावर, कि टोटल जो है वो पावर क्या सप्लाई की जा रही है। तो हमें पता है कि जी जो टोटल सप्लाइड पावर है, जो कि एक आरएमएस पावर हमारे पास बनती है, ये पीक हमारे पास करंट था, टोटल यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज अगर हम देखें तो वो हमारे पास आ जाता है 2 VCC, ठीक है। डीसी है वोल्टेज, तो इसमें इतना कोई हमें आरएमएस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वीसीसी माइनस माइनस वीसीसी 2 VCC हो गया। उसके बाद जो करंट हमारे पास है, तो ये साइनोसॉइडल एक करंट फ्लो कर रहा है, आधा टाइम इधर से आ रहा है और आधा टाइम सेकंड वाली जो है पॉइंट से आ रहा है। तो ये जो पीक करंट हमारे पास होगा, इसकी आरएमएस वैल्यू अगर हम एवेल्युएट करें, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाता है पीक एवरेज। हम यहाँ पे हम लेट मी वेरीफाई कि हम एवरेज निकाल रहे हैं, यस हम एवरेज निकाल रहे हैं हर सप्लाई से।
तो हर सप्लाई से निकालना है तो पहले हम अगर खाली ऊपर वाली सप्लाई से निकालते हैं तो ये VCC नीचे ग्राउंड था। करंट इसके लिए जो एवरेज करंट हमारे पास आएगा खाली इतने हिस्से का, ठीक है। अभी पॉजिटिव सप्लाई के केस में नेगेटिव हिस्सा नहीं आता, वो हो जाएगा आई आउटपुट ओवर पाई। जी हाँ, ठीक है, VCC टाइम्स आई आउटपुट ओवर पाई। तो ये 2.24 एम्पेयर था, डिवाइड किया पाई से, VCC आपके पास था ये तकरीबन 23 वोल्ट है। मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये आपके पास सप्लाई से पावर आ जाएगी 16.4 वाट पॉजिटिव से है और 16.4 वाट ही आपके पास नेगेटिव से है, ठीक है। एवरेज पावर ड्रॉन टोटल करेंगे तो 16.4 ऊपर से है, 16.4 नीचे से, तो 32.8 वाट पावर आ गई। एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है तो लोड 20 वाट का था और 32.8 वाट आपके पास आ रहे हैं। ये बल्कि हमने चीज़ें इधर लिख ली हैं तो आगे फर्दर इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, ये हमारे पास आ जाता है 100% के हिसाब से देखेंगे 61%। तो अल्दो 78.5% तक आप जो है वो कर सकते थे, लेकिन है कि आपने क्योंकि ये आउटपुट वोल्टेज की जो पीक है वो VCC से 5 वोल्ट या एक ख़ास वैल्यू कम थी, तो आप सिर्फ 61% एफिशिएंसी अचीव कर सकें। गुड। जो लास्ट हमारे पास ये पोर्शन है वहाँ पे हमसे पूछा गया है PDN मैक्स को अवेल्युएट करें, ठीक है। PDN मैक्स क्या है कि जी आपके पास ये जो पहला वाला है ट्रांजिस्टर N टाइप और P टाइप, इन दोनों के केस में कितनी पावर जो है आपके पास आती है, इसका रिलेशन इतना सिंपल नहीं है, ठीक है। कि ये काफ़ी जो है कॉम्प्लेक्स एक तरीके से आपके पास चीज़ यहाँ पे इसके अंदर जो है ना ये लग रही है। तो इसको जो है ना सॉल्व करने का जो एक्चुअल तरीका है वो स्लाइड्स में डायरेक्टली नहीं है, लेकिन बुक के अंदर है। तो मैं यहाँ पे जो है ना बुक के ऊपर आता हूँ, तो बुक के अंदर जो है इस चीज़ को यहाँ पे जो है एलेबोरेट किया गया। अच्छा, तो आपने जो पावर डिसिपेशन निकालनी है, अगर आपने एन टाइप या पी टाइप किसी भी एक केस के अंदर आपने अगर निकालनी है या टोटल हो जाए लेट से, तो वो आपके पास टोटल पावर डिसिपेशन होगी, टोटल कितनी सप्लाई पावर है माइनस टोटल कितनी लॉस्ट पावर है लोड के क्रॉस। तो लोड टोटल सप्लाइड में से जितनी लोड के क्रॉस नहीं जाएगी वो डिसिपेट ही होगी, और तो कोई हल नहीं है, स्टोरेज तो है नहीं। तो सप्लाइड पावर है 2 ओवर पाई वी आउटपुट हैट ओवर आर एल VCC, ठीक है। ये अभी हमने जो है एवेल्युएट किया था। यहाँ पे जो है ये आपके पास करंट है, ठीक है, एवरेज ये आपके पास जो है ये वोल्टेज है, और ये 2VCC क्योंकि आपने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को ऐड कर रहे हैं, ये लोड के क्रॉस RMS पावर आपके पास आ रही थी। अब इसको एवेल्युएट करने का तरीका क्या है हमारे पास, कि हम इसको इस रिलेशन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वी आउटपुट, ठीक है। तो अगर इसका हमने लें पार्शियल PD डिवाइडेड बाय पार्शियल वी आउटपुट हैट, तो इसका मतलब है कि ये इधर वी आउटपुट हैट को आप एक्स या वेरिएबल एक कंसिडर करें, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा कि जी वी आउटपुट हैट जो है छोड़ के बाकी सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी, ये ख़त्म हो जाएगा डेरिवेटिव में। तो ये आपके पास आता है 2 ओवर पाई RL है, और इधर है ये VCC माइनस ये जो आपके पास टर्म है यहाँ पे स्क्वायर है वी आउटपुट हैट का, जिसकी बेसिस के ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 2 वी आउटपुट हैट, ठीक है। तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वी आउटपुट हैट डिवाइडेड बाय RL। और जब आपने मैक्सिमम अगर वैल्यू निकालनी थी, ठीक है, ये डेरिवेटिव है, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप इसको 0 प्लेस कर देंगे। तो जब आप
इसके डेरिवेटिव को जीरो प्लेस करते हैं तो उस केस में वी आउटपुट हैट आप निकालेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा, ये चीज़ कैंसल आउट हो गई। ठीक है, वी आउटपुट को आप अगली तरफ ले गए तो ये आ गया आपके पास वीसीसी 2 VCC ओवर पाई, जो कि ये आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है, 2 VCC ओवर पाई आपके पास ये रिलेशन आ गया। इस चीज़ को अब आप पुट करेंगे यहाँ पे, वी आउटपुट हैट की जगह 2 VCC ओवर पाई प्लेस करेंगे तो आपके पास जो है मैक्सिमम पावर डिसिपेशन आ जाएगी। पावर डिसिपेशन जो है ना वो आपके पास जैसे यहाँ पे है, वो एक कॉम्प्लेक्स रिलेशन आपके पास आ रहा है, स्क्वायर भी है, दूसरी टर्म्स भी हैं। ठीक है, और वी आउटपुट की डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट आएगी, लेकिन हमने मैक्सिमम पॉसिबल पावर डिसिपेशन जब हम निकालते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, ये 2 VCC ओवर पाई को इस ऊपर वाले रिलेशन में प्लेस करते हैं। जब हम इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे तो ये 2/पाई VCC इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया। और सेकंड टर्म के अंदर भी आपके पास ये स्क्वायर है तो 4/पाई² VCC स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जब आप करेंगे तो ये आपके पास आ गया मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड। ठीक है, ये है दोनों ट्रांजिस्टर्स के अक्रॉस। तो क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री और सिमेट्रिक सर्किट है तो दोनों ट्रांजिस्टर्स के अक्रॉस बराबर पावर डिसिपेट हो रही है। एक ट्रांजिस्टर के अक्रॉस देखेंगे मैक्सिमम तो वो इसकी हाफ वैल्यू आ जाएगी, VCC² ओवर पाई² RL। तो यहाँ से आपके पास जो है ये रिलेशन आता है कि हर ट्रांजिस्टर के अक्रॉस कितनी पावर डिसिपेशन आएगी। इसके लिए ये आपको बुक से जो है ये रेफर करना पड़ेगा। 11.3.4 है पावर डिसिपेशन से रिलेटेड, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लें। तो ये सारा करने के बाद जाके जो है हमारे पास ये रिलेशन आया है, VCC² ओवर पाई² RL। VCC की वैल्यू 23 थी, स्क्वायर आपने वो प्लेस कर दिया, पाई का स्क्वायर ले लिया, ये 3.14 होता है। RL आपके पास 8 ओहम है, ये पूरा डिवाइड आप करते हैं तो 6.7 वाट। तो मतलब क्या हुआ कि जो टोटल पावर आपके पास 32.8 वाट आ रही है, इसमें से 6.7 वाट की हीटिंग जो है वो ये ट्रांजिस्टर के क्रॉस हो रही है या पावर डिसिपेशन हो रही है, या बेसिकली हीट में कन्वर्ट होगी। और इतनी ही आपके पास 6.7 वाट जो है वो यहाँ पे आ रहा है। अब फॉर रेफरेंस आपको पता होना चाहिए कि आजकल तो 5 वाट के बल्ब जो हैं वो भी अच्छी खासी लाइटिंग आपके पास प्रोड्यूस करते हैं। तो ये उतनी पूरी जो पावर है वो आपके पास ये हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो रही है, बल्कि ट्वाइस ऑफ दैट। ठीक है, 6.7 वाट इसकी है, 6.7 वाट इसकी है, टोटल ये बन जाती है 13.4 वाट। ठीक है, 13.4 वाट जो है वो आपके पास इस तरीके से डिसिपेट हो रही है, जबकि जो लोड है वो खाली 20 वाट जो है रिमेनिंग अपने क्रॉस जो है वो यूज़ कर रहा है। तो ये आपके पास जो है ये इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है इस पूरे के क्लास बी पावर एम्पलीफायर का, कि यहाँ पे आपने जो है अपनी एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ा ली है। पिछले केस में जो है आपके पास अगर यहाँ पे आधा वाट आ रहा था तो 1 वाट इधर डिसिपेट हो रहा था, 1 वाट नीचे डिसिपेट हो रहा था और आधा वाट ऊपर था, सिर्फ 25% मैक्सिमम आ रही थी। और इस केस में आपने काफ़ी ज़्यादा जो पावर है जो सप्लाई दे रहा था उसको लोड तक पहुंचा दिया। लेकिन इस केस में भी आपके पास जो है क्लास बी पावर एम्पलीफायर में भी कुछ इश्यूज हैं। वो इश्यूज क्या हैं? वो इशू आपके पास ये है, क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन। आप आवाज़ के या इस तरह के किसी सिग्नल के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो सिग्नल सही तरह एम्पलीफाई नहीं हो पा रहा। तो हल उसका क्या है? हल उसका ये है कि अगर हम लेट से इस पॉइंट के अबाउट हम दो सप्लाईज लगा देते हैं, VBB/2 और दूसरी भी है VBB/2, जो कि लेट से 0.5 वोल्ट के बराबर है। ठीक है, 0.5 वोल्ट है। और यहाँ पे जब आपके पास इनपुट आ रही होगी, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये इनपुट आपके पास शिफ्ट अप हो जाएगी बाय 0.5। लेट से यहाँ पे आपके पास 0 वोल्ट है, तो 0 वोल्ट इधर है तो इधर के आप चेक करते हैं तो ये 0.5 वोल्ट हो जाएगा। 0.5 वोल्ट का मतलब ये हुआ कि इसके क्रॉस आपको बायसिंग के लिए 0.45 ही चाहिए थे, तो ये तकरीबन जो है ऑन होने के बिल्कुल करीब रुका हुआ है।
ठीक है, ऑन हुआ नहीं है लेकिन थोड़ी सी वोल्टेज ज़्यादा आएगी तो इसमें कंडक्शन स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, तो ये तकरीबन जो है तैयार है ऑन होने के लिए। पर साथ में नीचे भी सप्लाई लगी हुई है ±0.5, तो ज़ीरो होने पे ये आपके पास जो है डाउन है वी से -0.5 पे। ठीक है, और इसको भी अपने अक्रॉस जो है यहाँ पे 0.5 वोल्ट चाहिए थी, तो ये भी तकरीबन तैयार बैठा हुआ है ऑन होने के लिए। लेकिन इनमें से कोई भी एक्चुअली 0 वोल्ट पे ऑन है नहीं, यहाँ से करंट आपके पास 0 गुजर रहा है और ये 0 वोल्ट्स के ऊपर फिक्स है। जैसे ही आपके पास ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ऊपर होता है, ये 0.5 से लेट से 0.6 पे पहुंचता है, तो ये फौरन यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगी, नीचे वाला फुल्ली ऑफ हो जाएगा, करंट इधर से फ्लो करने लग जाएगा और आपके पास पॉजिटिव साइकिल आ जाएगा। और जैसे ही जीरो से थोड़ा सा नीचे होगा आपके पास दोबारा कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी सेकेंड हाफ की, एन टाइप की। तो आपने किया क्या है, आपने किया ये है कि आपने वो जो यहाँ पे क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन का पोर्शन था वो आपने ये दो सप्लाईज लगा के ओवरकम कर लिया। तो वो जो 1 वोल्ट का गैप था, वो 1 वोल्ट का गैप आपने आधा वोल्ट ऊपर आधा वोल्ट नीचे लगा के सप्लाईज लगाई हुई है, तो आपके पास एक तरीके से वो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये बड़ा एक एडवांटेज हो गया हमारे पास कि हमारे पास क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन नहीं है। बाकी वेव फॉर्म इनपुट आउटपुट उसी तरीके से होगी जैसे कि पहले थी। तो इसमें इस केस में दूसरी क्या चीज़ है कि इसकी एफिशिएंसी वही होगी जो कि क्लास बी पावर एम्पलीफायर की थी, जबकि इसकी जो आउटपुट वेव फॉर्म है वो उसी तरह की है जैसी क्लास ए पावर एम्पलीफायर की थी। तो इन दोनों चीज़ों को मर्ज करके हमने क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर बनाया और इसका नाम उन्होंने इसीलिए ए बी रख दिया कि इसमें आउटपुट वेव फॉर्म जो है वो क्लास ए जैसी है और एफिशिएंसी क्लास बी जैसी है। तो क्लास ए बी दोनों के जो है अच्छी प्रॉपर्टीज को मर्ज करके बना है और यही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला पावर एम्पलीफायर है। फर्दर हमारे पास ये एक्चुअली कैसे अचीव किया जा सकता है, आप इस तरह से सप्लाईज तो नहीं लगा सकते। तो हमें पता है कि ये दोनों डायोड्स की तरह ही बेस टू मीटर जंक्शन या पीएनपी में मीटर टू बेस डायोड्स की तरह ही आपके पास होते हैं। तो आप इधर दो ट्रांस डायोड्स लगा सकते हैं जो कि इसी की तरह से बने हुए हैं। उन ट्रांस डायोड्स की वजह से क्या होगा कि अगर आप थोड़ा सा ये बायसिंग एक स्ट्रक्चर लगा देते हैं उनको बायस करने के लिए, तो इनके क्रॉस हर वक्त जो है वो तकरीबन प्लस माइनस वीबीई, लेट से ये एन वोल्ट है और यहाँ पे आपके पास जो है प्लस माइनस वीबीई पी, जितना आपको यहाँ पे वोल्टेज चाहिए और जितनी आपको यहाँ पे वोल्टेज चाहिए, ये तकरीबन उसके पास आप इसको बायस कर देंगे। ठीक है, ये करंट आपके पास होगा कोई 10 नैनो 1 माइक्रो एम्पेयर लेट से। इसको मैं क्लियरली इधर लिख दूं 1 माइक्रो एम्पेयर। ठीक है, बहुत कम मतलब के करंट गुजर रहा है, इतना है कि ये तकरीबन बायसिंग के करीब हैं ये दोनों, और इसके क्रॉस करंट इतना गुजर रहा होगा तो तकरीबन उतना ही, अगर ये वीबीई जितना इसमें से करंट गुजरेगा वीबीई इसके वीबीई के बराबर है जैसी कंस्ट्रक्शन है, तो ये भी तकरीबन 1 माइक्रो एम्पेयर के करीब कोई करंट इधर से बायसिंग में गुजरा होगा। 1 माइक्रो एम्पेयर बहुत कम करंट है, तो ये तकरीबन ऑफ ही आप इसको समझें। अगर ये तब है जब यहाँ पे आपने 0 वोल्ट दिया। ठीक है, पर जैसे ही आप इसको जो है ज़ीरो की बजाय या इस केस में मेरे ख्याल में ये था -0.7 है या -0.5, जैसे ही आप इस वोल्टेज को जो है थोड़ा पॉजिटिव करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि इस नोड पे वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव बढ़ने लग जाएगी। जैसे ही बढ़ेगी तो ये ट्रांजिस्टर जो है एन टाइप फुल्ली ऑन हो जाएगा, आपने पुश कर दिया वोल्टेज को और यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल चल पड़ा। जैसे ही आप इस नोड पे यहाँ पे जो वी इनपुट है ये आपके पास नेगेटिव होगी, तो ये बायस तो इसने किया हुआ था, ओवरऑल ये पूरी की पूरी ब्रांच के क्रॉस वोल्टेजेस नेगेटिव साइड पे जाएंगी और वो यहाँ से इसको पुल करके इसी वोल्टेज के क्रॉस ले आएगा। तो ओवरऑल जो है ये उसी तरह से बिहेव करेगा जैसे पिछले केस में था, लेकिन ये और प्रैक्टिकल केस में रखा है, क्योंकि पहले आप अगर सप्लाई लगाएं आपको नहीं पता एग्जैक्ट
कितनी सप्लाई चाहिए, टेम्परेचर ट्रांजिस्टर का चेंज होता है तो VBE डिफरेंट चाहिए होती है। लेकिन अगर ट्रांस डायोड्स लगे हुए हैं तो ये भी उसी कंस्ट्रक्शन के हैं जिस तरह से ये एन टाइप या पी टाइप बने हुए हैं। तो जैसे इसके क्रॉस VBE डिफरेंट चाहिए होगी, इसके क्रॉस भी खुद ही आ जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा जो है आपके पास अप्रोच है इसी सब को अचीव करने के लिए। तो क्लास ए बी में आमतौर पे इसी तरह की कंस्ट्रक्शन जो है आपको मिलेगी। ठीक है, तो इसकी जो इनपुट आउटपुट रिलेशन देखें तो वो हमारे पास जो है ये स्ट्रेट लाइन है क्लास ए की तरह, कोई यहाँ पे जो है क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन नहीं है। और इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी क्लास बी की तरह आपके पास 78.5% ही है। जो थर्ड हमारे पास जो फोर्थ पावर एम्पलीफायर की क्लास है जिसको इतना यूज़ नहीं किया जाता और इस कोर्स में भी स्पेसिफिकली मेरे ख्याल में ये नहीं इसकी सेंस नहीं बनती, लेकिन पीईसी ने मेंशन किया हुआ है तो इसलिए एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। वो आपके पास है ये क्लास सी पावर एम्पलीफायर। इसके अंदर आपके पास जो है ट्रांजिस्टर जो है वो कंडक्ट करता है फॉर लेस देन 1/2 ऑफ द साइकिल। इनपुट अगर आपके पास ऐसी आ रही है तो जो आउटपुट है वो आउटपुट आपके पास आएगी कुछ इस तरह से करके। ठीक है, मतलब क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन पहले आपके पास मसला थी क्लास ए क्लास बी के अंदर, तो क्लास सी जो है उसमें तो डिस्टोर्शन और भी ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, पहले तो थोड़े से कुछ डिग्री मिस होते थे, इधर तो आपके पास जो है मसलन के ये अगर टोटल 180 डिग्रीज का है तो तकरीबन 80 से 120 डिग्री तक आप मैक्सिमम कंडक्ट करेंगे 180 डिग्री के इंटरवल में। तो ये काफ़ी मतलब कि एक तरह से बुरी चीज़ है। बाकी क्या है कि रिड्यूस जो कंडक्शन आपके पास एंगल है उससे क्या होगा, एफिशिएंसी तो इम्प्रूव हो जाएगी आपकी कि थोड़ी सी देर के लिए कंडक्ट कर रहे हैं तो आपके पास जो है दोनों, अगर ट्रांजिस्टर थोड़ी देर के लिए कंडक्ट कर रहा है तो आपके पास क्या होगा कि ट्रांजिस्टर के लॉसेस कम होंगे एज कंपेयर टू बाकी जो नॉर्मल केस थे। तो लॉसेस तो इसके कम हो गए लेकिन, और लोड को तो ज़्यादा पावर मिल गई, लेकिन इशू ये आया कि आपके पास शेप डिस्टोर्ट हो गई। Theoretical maximum efficiency of a class C is amplifier is around 90%। तो ये 90% तक एफिशिएंसी पे काम करता है, लेकिन ड्यू टू ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डिस्टोर्शन द क्लासिक कॉन्फ़िगरेशंस आर नॉट यूज्ड इन ऑडियो एप्लीकेशंस। तो ये ऑडियो एम्पलीफायर्स हैं उस जगह के ऊपर क्लास ही नहीं यूज़ होते। ये आमतौर पे जो है इसको जो है RF रेडियो फ्रीक्वेंसी सर्किट्स या RF ऑसिलेटर्स के अंदर यूज़ करते हैं ट्यून्ड फिल्टर्स के केस में। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी आपके आउट ऑफ स्कोप है, आपको कोई ट्यून फिल्टर्स या ऐसी चीज़ें नहीं अभी तक पढ़ाई गई। ठीक है, तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे आपके पास ये टैंक सर्किट इसको कहते हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर आपके पास लगा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है यहाँ से पावर आपके पास मूव कर सकती है। अगर आप किसी और फ्रीक्वेंसी के ऊपर मूव करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर से जो है कम फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये शॉर्ट सर्किट है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर कैपेसिटर आपके पास शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो बहुत ही कम एक नैरो फ्रीक्वेंसी है जिसमें लोड के क्रॉस आपके पास आउटपुट जो है यहाँ पे आ सकती है। तो ये उसी के ऊपर जो है इसको यूज़ करते हैं आमतौर पे, बाकी फ्रीक्वेंसीज के ऊपर नहीं यूज़ किया जाता। तो ये आपके पास इनपुट आउटपुट इसकी शो की गई है कि जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इनपुट सिग्नल एक फुल वेव का दिया गया था लेकिन आउटपुट सिर्फ थोड़े से जो है कंडक्शन एंगल के ऊपर आई है आपके पास। हमारे पास क्लास सी पावर एम्पलीफायर्स का फ़ायदा ये है कि ये हाई एफिशिएंसी इनकी है, RF एप्लीकेशंस में बहुत अच्छे हैं जहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करना हो, और इनका जो है ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होने की वजह से लोएस्ट फिजिकल साइज़ है। ठीक है, कम साइज़ के बावजूद ज़्यादा पावर आउटपुट दे देते हैं। ये चीज़ें आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स में पढ़ेंगे जो नेक्स्ट सेमेस्टर में है। ठीक है, कि कैसे ये लोएस्ट फिजिकल साइज़ जो है वो हायर पावर आउटपुट को उससे आप निकाल सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि लिनियरिटी कोई नहीं है आपके पास। लिनियरिटी क्या थी कि जैसे आपके पास ये वाली इस तरह की वेव फॉर्म्स आ रही थी क्लास बी में। ठीक है, तो क्लास ए के अंदर इस तरह से आपके पास वेव फॉर्म आ रही थी इनपुट आउटपुट की।
तो यहाँ पे जो है ये वाला हिस्सा और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये ऐसे आ रहा है कि जैसे इस तरह करके है। तो ये लिनियरिटी तो इसमें बहुत ही बुरी होगी। इनपुट आप चेंज करते जा रहे हैं, आउटपुट चेंज ही नहीं हो रही। ऑडियो एप्लीकेशंस में नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसमें आरएफ इंटरफेरेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, और इससे जो है आइडियल इंडक्टर्स और जो कपलिंग ट्रांसफार्मर है वो क्योंकि अवेलेबल नहीं होते, तो इसकी वजह से लॉसेस भी कुछ उन चीज़ों में की वजह से आ जाते हैं, फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग और उससे रिलेटेड। और इसकी डायनेमिक रेंज भी आपके पास कम है। तो ये क्लास सी को जो है ज़्यादा डेप्थ के अंदर नहीं मैंने इंक्लूड किया, क्योंकि ये एक ना कॉम्प्लेक्स किस्म का एम्पलीफायर है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी जो है वो एनालॉग डिवाइसेस में यूज़ हो जाते हैं, और अभी तक जितने भी हम एम्पलीफायर्स पढ़ रहे हैं वो एनालॉग एम्पलीफायर्स हैं, रिलेटिवली लोअर फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास जो है पावर एम्पलीफायर्स का जो पोर्शन था वो हमारे पास यहाँ पे फिनिश हो जाता है। तो अब इन पावर एम्पलीफायर्स के बाद ठीक है कि आपने देख लिया कि जी आउटपुट स्टेज पे क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी तकरीबन जो है पावर एम्पलीफायर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है अब हम ज़रा आते हैं, हमने अब जो ओप एम्प्स के जो ब्लॉक्स थे उन ब्लॉक्स के अंदर हमने डिफरेंशियल एम्पलीफायर पढ़ लिया था, ठीक है, डुअल इनपुट डुअल आउटपुट। उसके बाद हमने इंटरमीडिएट स्टेज का देख लिया था कि दो इनपुट्स लेके सिंगल आउटपुट। फिर हमने लेवल ट्रांसलेटर देख लिया, और लेवल ट्रांसलेटर के बाद अब पावर एम्पलीफायर देख लिया। तो अब ये सारा देखने के बाद जो है अब हम रेडी हैं कि हम एक फुल ओप एम्प को जो है वो देख लें। ठीक है, ये आपके पास सदर स्मिथ बुक के अंदर से चैप्टर 2 में से है, और ये CLO3 का आपका यहाँ से आगाज हो जाता है। CLO3 जो है वो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर और इनसे रिलेटेड आपके पास है। तो ये अभी इसमें जैसे फेमस वर्ड्स हैं कि घबराना नहीं है। ये आपके पास जो है 741 ओप एम्प का स्ट्रक्चर है, इसको हमने एज सच यूज नहीं कहीं पे भी करना। पर ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको बताता है कि एक एक्चुअल जो प्रैक्टिकल एम्पलीफायर है उसमें क्या क्या कुछ आपके पास लगा होता है। यहाँ पे आपके पास जो है ये बायसिंग की सर्किटरी है, ये भी बायसिंग की सर्किटरी है, ठीक है। उसके अलावा जो है ये आपके पास जो है फर्स्ट डिफरेंशियल स्टेज है, इनपुट डिफरेंशियल स्टेज है। फिर आपके पास उसके बाद जो इंटरमीडिएट स्टेज है वो तकरीबन जो है वो ये आपके पास है इंटरमीडिएट स्टेज है, और बाइसिंग नीचे वाला बाइसिंग का चल रहा है। उसके बाद आपने जो लेवल ट्रांसलेटर का काम करना था वो आपके पास यहाँ पे तकरीबन अवेलेबल है। और उसके बाद जो आउटपुट पावर एम्पलीफिकेशन आपको चाहिए, जो क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर का एक यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके से बनाया गया है कि आपके पास ये दोनों ट्रांजिस्टर तकरीबन क्वेश्चन के अंदर रहते हैं, और ये ट्रांस डायोड लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बने हुए हैं। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ये हमने ना इस तरीके से पढ़ना भी नहीं है। पर जो चीज़ आपको यहाँ पे बताने वाली है वो ये है कि एक एक्चुअल जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसमें 23 ट्रांजिस्टर्स आपके पास लगे हैं एक ओप एम्प बनाने के लिए। तो लेकिन है कि आप किसी सर्किट में आपने इस्तेमाल करना है, तो क्या ये सारे ट्रांजिस्टर्स बनाना ज़रूरी है? नहीं। हम इसमें क्या करेंगे, हम एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर आइडियल को इस तरीके से खाली एक स्केच करेंगे। एक ट्रायंगल है, उसके इनपुट डिफरेंशियल जो है नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल्स वो यहाँ पे हैं। एक टर्मिनल से आपने पॉजिटिव सप्लाई कनेक्ट किया, एक टर्मिनल से नेगेटिव सप्लाई है, और एक आपके पास आउटपुट है। तो ये सिंबल हम एक्चुअल यूज करेंगे, ना कि इस तरह का कॉम्प्लेक्स सर्किटरी। ये डाटा शीट्स में होगी, किसी ने देखनी हो वो जाके देख सकता है, लेकिन एक्चुअल जो चीज़ हमने सर्किट बनाते वक्त यूज करेंगे वो ओप एम्प का इस तरह से करेंगे। पर बैक एंड पे आपको पता होना चाहिए कि अक्सर जो है स्टूडेंट्स का ये आता है कि जी हम ट्रांजिस्टर के साथ इतना मुश्किल सर्किट क्यों बना रहे हैं अगर हम ओप एम्प यूज कर सकते हैं। ओप एम्प ही नहीं क्यों क्यों दुनिया नहीं इस्तेमाल करती ट्रांजिस्टर्स के अलावा। तो याद रखें कि ओप एम्प के अंदर भी आपके पास जो है 23 ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं। तो ट्रांजिस्टर के बगैर ओप एम्प नहीं काम कर सकता। तो ये जो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वहां पे आपके पास
इनपुट रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है। याद रहे कि जब हम एम्पलीफायर्स पढ़ रहे थे वहाँ पे हमारा मकसद ये था कि इनपुट रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा हो सके हम अचीव कर लें। तो ये हमारे पास जो है एक आइडियल जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जहाँ पे हमने बहुत सारे फायदे अचीव किए थे। तो यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है। आउटपुट रेजिस्टेंस हम चाहते होते थे कि हमारे पास जो है वो जितनी कम हो सके उतना फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे आउटपुट रेजिस्टेंस हमारे पास 0 है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है तो कोई भी करंट आपके पास इनपुट टर्मिनल्स में से फ्लो नहीं करेगा, और जो वोल्टेज आप इनपुट टर्मिनल्स पे अप्लाई करेंगे उनका डिफरेंस V1 माइनस V2 माइनस V1, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, आपके पास एक ए गेन के साथ जिसको ओपन लूप गेन कहते हैं मल्टीप्लाई होगा और आपके पास आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास जो है एक ऑप एम्प के जो इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल है कि किस तरीके से जो है उसको सर्किट के अंदर यूज करना है आपने। और एक जो टर्मिनल है ये आउटपुट का अगला टर्मिनल ग्राउंड के साथ आपके पास है। जो एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वहां पे आपके पास इन्फिनिट इनपुट इम्पिडेंस है, 0 आउटपुट इम्पिडेंस है, 0 कॉमन मोड गेन और इक्विवेलेंटली इन्फिनिट कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। ये आपने पढ़ा था डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स में कि हम कॉमन मोड गेन और कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियोज को चेक करते थे। तो जो आइडियल ऑप एम्प है उसमें कॉमन मोड गेन 0 है और इन्फिनिट कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो है। इन्फिनिट ओपन लूप गेन है ए। ठीक है, जो कि एक बड़ी स्ट्रेंज चीज है कि गेन हमारे पास जो यहाँ पे है ए वो इन्फिनिटी के बराबर है, इतना ज्यादा है, 1 लाख 5 लाख इतना ज्यादा गेन आपके पास अब तकरीबन, बल्कि इन्फिनिटी आप कंसिडर करें। और जो लास्ट चीज है कि बैंडविड्थ इसकी जो है ये इन्फिनिट है। ये हम आगे जाके एक लेवल पे आएगा कि बैंडविड्थ को कैसे स्टडी करना है, वहां पे आपको ये बताया जाएगा। तो ये 5 हमारे पास पैरामीटर्स हैं एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने वही कनेक्ट किया है कि जो आपने पिछला सारा कुछ पढ़ा था उन सारों से मिलके आप यहाँ पे पहुंचे, और ये उसका इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल है। इसमें 27 ट्रांजिस्टर लगे हों, 100 ट्रांजिस्टर्स लगे हों, एंड पे जब बिहेव करना है तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। इंटरनल चीज़ें आपके लिए इररेलेवेंट है, आप उसको ब्लैक बॉक्स के तौर पे ले सकते हैं। दूसरी हमारे पास क्या चीज़ है कि जो भी इनपुट हमने टर्मिनल्स पे अप्लाई की है V1 माइनस V2, V2 माइनस V1, दो टर्मिनल्स पे अप्लाई किए, उसको आप यूं कंसिडर कर सकते हैं कि जैसे आपके पास एक कॉमन मोड वोल्टेज है जो कि दोनों टर्मिनल्स पे आ रही है और उसके साथ एक डिफरेंशियल है। कॉमन मोड आपके पास होगी एवरेज, हाफ ऑफ V1 प्लस V2, V1। ठीक है, और जो डिफरेंशियल है वो आपके पास होगी V2 माइनस V1। याद रहे एम्पलीफायर जो है इसको एम्पलीफाई करता है, कॉमन मोड को एम्पलीफाई नहीं करता। तो इस केस में आप जो है जो V1 और V2 आपके पास लगी हुई है उसको यूं कंसिडर कर सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू VICM इनपुट कॉमन मोड माइनस हाफ ऑफ डिफरेंशियल, और V2 इज इक्वल टू VICM प्लस हाफ ऑफ डिफरेंशियल। अब इधर अगर V2 माइनस V1 आप इससे कैलकुलेट करेंगे तो वो इसी के बराबर आएगा। ठीक है, और अगर आप इसकी एवरेज लेंगे तो वो इसके बराबर आएगा। तो ये बाय डेफिनेशन है कि हमारे पास ये चीज़ है। तो हम क्या चाहते हैं कि जो भी ये कॉमन मोड हमारे पास दोनों के ऊपर बराबर एक ही वोल्टेज आ रही है वो एम्पलीफाई ना हो, सिर्फ और सिर्फ इनका डिफरेंस एम्पलीफाई हो। तो यहाँ से आगे जो है हम ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको कवर करेंगे जो कि मंडे को है आप लोगों का। ठीक है, जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो आप पूछ सकते हैं।